दोस्तों आज मैं जो दो कहानियां सुनाने जा रहा हूं वो इतनी अविश्वसनीय है कि अगर इसका कोई सबूत ना होता तो इस पर यकीन करना नामुमकिन था। खुशकिस्मती से हमारे पास सबूत के तौर पर कुछ तस्वीरें मौजूद हैं। जैसे जैसे लय में आप ये कहानियां सुनते जाओगे वैसे वैसे आपके रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये फेक नहीं बिल्कुल सच है। इन सच्ची कहानियों के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप आज की वीडियो आंखें बंद करके भी देख सकते हो। सारे विजुअल्स आपका दिमाग खुद बनाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि आज ना तो मैं कोई करैक्टर बताऊंगा और ना ही कुछ और, क्योंकि दो कहानियां हैं। तो चलिए आज की सच्ची कहानियों को शुरू करते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबसे ट्रस्टेड गेमिंग ब्रांड लोटस 365 के बारे में बताना चाहता हूं, जिसके ब्रांड एम्बेसडर काजल अग्रवाल, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उर्वशी रौटेला हैं। लोटस 365 सबसे पुरानी गेमिंग कंपनी में से एक है, जो 2015 से इंडिया में एक्टिव है। यहाँ आपको क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस आदि के अपडेट्स मिलते हैं। यहाँ आप 1000+ लाइव गेम्स भी खेल सकते हो और अमेजिंग रिवॉर्ड्स जीत सकते हो। लाइव क्रिकेट मैच और फुटबॉल मैच के दौरान डेली विनिंग टीम की प्रेडिक्शन करें और डेली जीते। लोटस 365 सबसे फास्ट विड्रॉल प्रोवाइड करवाता है और आप अपनी विनिंग अमाउंट इंस्टेंट अपने अकाउंट में पा सकते हो। आप लोटस 365 पर लाइव मैचेस भी देख सकते हो। इस प्लेटफॉर्म पर आपको बेस्ट ऑफर्स और प्रमोशंस भी मिलते हैं। साथ ही सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसमें 24/7 1-to-1 कस्टमर सपोर्ट है। तो आप किसका इंतजार कर रहे हो? अभी खेलें और आईफोन 13, रॉयल एनफील्ड, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा जैसे एक्साइटिंग गिवअवेज के साथ बोनस ऑफर का लाभ उठाएं। गो टू द लिंक इन द कमेंट बॉक्स एंड स्टार्ट प्लेइंग नाउ। तो अब आपको बीच में डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। शुरुआत करते हैं पहली ट्रू स्टोरी से। ठंड ज्यादा है, रजाई ओढ़ लो और आराम से स्टोरी सुनो। घटना है सन 1956 की। SS एंड्रिया डोरिया नामक एक जहाज, जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत था, उस वक्त इटली का सबसे सुरक्षित माने जाने वाला पानी वाला जहाज था। लेकिन अब यह जहाज अपनी सेफ्टी के लिए बिल्कुल भी याद नहीं रखा जाता। वो क्यों? अब सुनो। 25 जुलाई उसी साल सन 1956 में जब वो जहाज अमेरिका के ईस्ट कोस्ट से यात्रियों को लेकर निकला तो वो आगे जाकर बहुत ज्यादा धुंध से घिर जाता है। इतनी ज्यादा फॉग होती है कि कुछ भी नजर नहीं आता। उसके बाद जहाज के कैप्टन ने जो प्रोसीजर होते हैं उनको फॉलो किया। कैप्टन ने जहाज की रफ्तार कम की। धुंध आने पर जो जहाज की सीटी होती है उसे भी बजाना शुरू कर दिया गया, ताकि आसपास के जहाजों को चेतावनी दी जा सके। जैसे ही कैप्टन ने उस सीटी को बजाया तो उनके जहाज की सीटी बजने के साथ ही एक और जहाज की सीटी सुनाई पड़ती है। वो दूसरा जहाज कोई और था। वो था एक स्वीडिश जहाज जिसका नाम था स्टॉकहोम। वो भी सेम इसी जहाज की तरह धुंध में घिर गया था। लेकिन उस स्वीडिश जहाज को एंड्रिया जहाज की पोजीशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। पॉइंट पे आए तो दोनों जहाजों की एक दूसरे को लोकेशन नहीं पता था, बस जहाज की सीटी सुनाई दे रही थी। इसलिए अब दोनों जहाज रेडार का इस्तेमाल करने लगे ताकि एक दूसरे की लोकेशन का पता चल सके। लेकिन दोनों जहाजों के अनुमान बिल्कुल गलत निकले। जो भी दोनों जहाजों के कैप्टन्स ने रेडार में देखा वो उसे समझ नहीं पा रहे थे, ना ही दोनों जहाज एक दूसरे से संपर्क कर पा रहे थे, जबकि वो एक दूसरे के ओर ही बढ़ रहे थे। जब तक वो दोनों जहाज एक दूसरे को देख पाए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों जहाज एक दूसरे से टकरा चुके थे। उस रात लगभग 11 बजे के करीब स्टॉकहोम जहाज की चोंच यानी उसका अगला नुकीला हिस्सा सीधा जाकर सामने की तरफ से आ रहे एंड्रिया जहाज के बीच में जाकर लगा और उसके बीचों बीच चीरता हुआ उसके अंदर 40 फीट तक घुस गया। इस टकराव के कारण एंड्रिया डोरिया जहाज के करीब 40 यात्रियों की मौत हो गई और 5 यात्री स्टॉकहोम के भी मारे जाते हैं। इस हादसे की खबर पूरी दुनिया में फैल गई और दुनिया की हर बड़ी अखबार में इस घटना का जिक्र होने लगा, जिसमें अमेरिका का सबसे बड़ा चैनल ABC न्यूज भी था। और न्यूज चैनल का न्यूज एंकर जिसने इस हादसे को कवर किया उसका नाम था एडवर्ड मॉर्गन, जिसकी 14 साल की बेटी शिकार हुए उसी एंड्रिया जहाज के अंदर मौजूद थी, जिसकी अभी तक कोई खबर नहीं थी। वो उन्हीं गायब हुए लोगों के अंदर शामिल थी जिनकी अभी तक ना तो जिंदा और ना ही मरने की खबर थी। मॉर्गन के पास इंतजार करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। फिर भी एडवर्ड मॉर्गन उस वक्त लाइव हुआ और ऑन एयर गया इसी स्टोरी को कवर करने, जिसमें कि उसकी 14 साल की बेटी मौजूद थी। लेकिन उसने लाइव होने के दौरान कहीं भी अपनी बेटी का जिक्र नहीं किया कि मेरी बेटी भी उस जहाज में मौजूद है, और ना ही उसके चेहरे पर कोई तनाव दिखाई दिया। जब मॉर्गन न्यूज खत्म करके हटा तब उसके पास हादसे की एक और खबर आई। जाहिर तौर पर वो लड़की जहाज के एक कमरे में सोई हुई थी, जिसमें कि स्टॉकहोम जहाज का अगला हिस्सा जाकर टकराया था। टकराव के बाद वो उठ गई, लेकिन उसे नहीं पता था
कि वो कहाँ है। तो उसने अपनी माँ को आवाज लगाई। उसी दौरान एक आदमी जो दूसरे जहाज यानी स्टॉकहोम में सवार था, उसे एक बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद वो भागते हुए स्टॉकहोम जहाज के सामने वाले हिस्से में गया, जहाँ से उसने लड़की की रोने की आवाज सुनी थी। लेकिन जब वो वहाँ पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। स्टॉकहोम जहाज के टूटे हुए हिस्से में एक बेड फंसा हुआ था और उसी बेड पर एक डरी हुई, सहमी हुई लड़की बैठी हुई थी। लेकिन बेड इस तरह से फंसा हुआ था जिससे कि उसके ऊपर बैठी लड़की बिल्कुल सुरक्षित थी और उस लड़की का नाम था लिंडा मॉर्गन। तो हुआ ये, जब स्टॉकहोम जहाज एंड्रिया जहाज से टकराया तो स्टॉकहोम जहाज का नुकीला हिस्सा लिंडा मॉर्गन के कमरे में घुस गया और उसके बेड के नीचे से होकर और आगे घुसता रहा। जब स्टॉकहोम जहाज घुसने के बाद वापस बाहर निकला तो निकलने के साथ साथ बेड जिसके ऊपर लिंडा मॉर्गन सोई हुई थी, उसका बेड भी स्टॉकहोम जहाज के चोंच पर टंग कर वापस बाहर आ गया। जब न्यूज एंकर एडवर्ड मॉर्गन को यह पता चला कि उसकी बेटी लिंडा मॉर्गन उर्फ चमत्कारी गर्ल अभी भी जिंदा है, तो वो इमोशनल हो गया और वापस से लाइव हुआ। लेकिन इस बार उसने अपनी बेटी के बारे में भी बताया, उसकी सर्वाइवल स्टोरी को सभी के साथ शेयर किया। यही नहीं, उसने ये भी बताया कि इस न्यूज को बताना उसके लिए कितना मुश्किल था, जिसके अंदर उसकी बेटी भी मौजूद थी, बिना जाने कि वो जिंदा भी है या नहीं। लिंडा ने पूरी तरह से छोटी मोटी चोटों से रिकवरी कर ली। उसकी बाजू में सिर्फ एक फ्रैक्चर हुआ था। बस अब उसे उस हादसे के डर को भुलाना था, क्योंकि अब उसके सौतेले पिता और बहन दोनों इस हादसे में मर गए थे। ओवर एंड आउट। चलो दूसरी कहानी पर चलते हैं। मैं इस बार 2 कहानियां क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं कई दिनों के लिए लापता होने वाला हूं, इसी वजह से। चलो दूसरी सच्ची कहानी को शुरू करते हैं, जिसे सुनने के बाद आप भी कांप उठोगे। 6 सितंबर सन 2006 एक 51 साल की औरत जिसका नाम था सूजन कूनहाउजन, जो कि पोर्टलैंड ओरिगॉन में अपनी इमरजेंसी रूम नर्स वाली जॉब से वापस लौट रही थी और वो रास्ते में हेयर सलून में अपने हेयर डाई करवाने के लिए रुक जाती है। और जब तक उसकी बारी नहीं आती वो तब तक मैगजीन पढ़ने लग जाती है। और जैसे ही वो लास्ट पन्ने तक पहुंचती है, वहां पर लिखा हुआ एक कोट उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। उस कोट में लिखा हुआ था, आई विल नॉट लिव एन अनलिव्ड लाइफ, आई विल नॉट लिव इन फियर, यानी मैं एक अधूरा जीवन नहीं जीऊंगी और ना ही मैं डरूंगी। और उस वक्त सूजन का अपने घर वाले यानी माइक के साथ झगड़ा चल रहा था और वो 18 सालों से शादीशुदा थी और उनका रिश्ता गहरा होने की जगह काफी जहरीला होता जा रहा था। और आखिर में सूजन ने काफी हिम्मत जुटाकर माइक के सामने डाइवोर्स की मांग रख दी। लेकिन माइक उसे डाइवोर्स नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ना चाहता था। गुस्सा तो जरूर करता था, पर वो अंदर से उसे प्यार भी करता था और इसी वजह से उनके बीच कड़वे और भयानक झगड़े होते रहते थे और सूजन इन झगड़ों से दूर रहना चाहती थी। और इस तरह के कोर्ट ने उसे और भी मोटिवेट कर दिया जो वो करना चाहती थी, यानी एक मुश्किल फैसला अपने पति से अलग होने का। उसके 1 घंटे बाद वो सलून से बाहर निकलती है अपने न्यू हेयर कलर के साथ और इस बार उसने लाइट ब्राउन हेयर कलर करवाया था। फिर वो अपनी कार में बैठी और घर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने अपनी कार को घर के बिल्कुल सामने पार्क किया। फिर वो घर के पिछले दरवाजे से घर के अंदर चले गई। फिर अंदर जाते ही उसे अपने किचन में माइक्रोवेव के साथ एक नोट पड़ा हुआ दिखा, जो कि उसके पति ने उसके लिए लिख रखा था, क्योंकि अभी तक वो साथ में ही रह रहे थे। माइक अपनी पत्नी को प्यार से सू बुलाता था और उस नोट में लिखा हुआ था, सू, मुझे सोने में दिक्कत हो रही है और इसीलिए मैं समंदर के किनारे जा रहा हूँ और कुछ दिन बाद ही लौटूंगा। और ये पढ़कर उसने नोट वापस रख दिया और उसके बाद उसने घर के अंदर जाने वाला दरवाजा खोला, जो कि सीधा हॉल में जाकर ही खुलता था। और जैसे ही उसने वो दरवाजा खोला, यहीं से कहानी के ट्विस्ट शुरू हो जाते हैं। दरवाजा खोलते ही उसे बीपिंग की आवाज सुनाई देती है, जो कि घर की सिक्योरिटी अलार्म की आवाज थी। उसने अलार्म कोड लगाया और उस अलार्म को बंद किया और उसके बाद वो पूरे घर से हुई घर के मेन दरवाजे की ओर पहुंची। उसने घर के मेन दरवाजे को खोला और बाहर मेल बॉक्स तक गई, मेल बॉक्स चेक किया और घर में वापस लौट आई और आने के बाद उस मेन दरवाजे को यानी उस फ्रंट डोर को बंद कर दिया। उसने अपने जूते उतारे और किचन की ओर बढ़ने लगी। अभी वो आधे रास्ते ही पहुंची थी कि तभी उसकी नजर लेफ्ट में गेस्ट रूम में पड़ी और उस रूम में बिल्कुल अंधेरा हो रखा था। हर सुबह काम पर निकलने से पहले वो घर के सारे पर्दे खोल देती थी ताकि शाम तक सूरज की रोशनी घर के अंदर पड़ सके। तो फिर वो सोचने लगी कि क्या मैंने आज सुबह पर्दे खोले भी थे या नहीं। अगर खोले होते तो रूम में इतना अंधेरा नहीं होता। तो जब वो उस रूम की ओर देख रही थी, तभी एक आदमी जिसे वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी, वो उस रूम से बाहर की ओर निकला और उसी की तरफ बढ़ने लगा। उसकी मीडियम सी हाइट थी और मीडियम थिन बॉडी थी और उसने अपने सर पर एक हैट पहना हुआ था जिससे उसकी आंखें भी छिपी हुई थी और उसने येलो कलर के रबर ग्लव्स पहने हुए थे और हाथ में एक
बड़ा सा हथौड़ा भी पकड़ा हुआ था और वो लगातार सूजन की ओर बढ़ रहा था। काफी लोगों के लिए घर में एक अजनबी का होना, और वो भी जिसके हाथ में एक हथौड़ा पकड़ा हो और आप ही की तरफ बढ़ रहा हो, इतना समझने के लिए काफी है कि वहां से पीछे मुड़कर दुम दबाकर भाग लेना चाहिए। लेकिन नहीं, सूजन के लिए इतना काफी नहीं था। और ऐसा इसलिए क्योंकि सूजन पिछले 30 सालों से एक इमरजेंसी रूम में नर्स का काम कर रही थी, और इन सालों के दौरान उसने बहुत सारे लोगों की पसलियों को काट कर उनके दिल की मसाज की है, ताकि हार्ट के पंप करने की क्षमता को वापस लाया जा सके। उसे और उसके साथ काम करने वाली बाकी नर्सेस को सेल्फ डिफेंस के लिए रेगुलरली ट्रेन किया जाता था। तो इसलिए सूजन उस आदमी को देखती रही जो उसकी ओर बढ़ रहा था, और उसकी 30 सालों की तैयारी जिसमें उसने सेल्फ डिफेंस सीखा, जो कि उसे लग रहा था कि इसी मूवमेंट के लिए था। यानी ऐसी परिस्थिति उसके सामने 30 सालों में पहली बार आई थी, तो सूजन उसका सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार थी, या यूं कह लो पिछले 30 सालों से वो तैयार ही थी हमलावरों से सामना करने के लिए। तो सूजन ब्रूसली जितनी तेज रफ्तार से उस अनजान आदमी की तरफ दौड़ी जो उसी की तरफ आ रहा था, और सूजन ने जाकर उसे पकड़ लिया। उसने अपने दिमाग में सोचा कि वो हमलावर के जितना करीब जाएगी वो उतना ही सुरक्षित रहेगी, क्योंकि नजदीक से हमलावर अपने हथौड़े से जोर से वार नहीं कर पाएगा। तो सूजन उसके साथ जाकर भिड़ गई, जबकि वो सिर्फ 5 फुट 5 इंच की ही थी और हमलावर करीब 5 फुट 9 इंच। लेकिन अगर वेट के हिसाब से देखा जाए तो सूजन काफी भारी थी। तो जैसे ही सूजन हमलावर से जोर से जाकर टकराई, तो हमलावर दीवार से जोर से टकराया। हमलावर ने सूजन के सर पर हथौड़े से वार तो किया, लेकिन वो इतना काफी नहीं था जिससे कि सूजन को चोट पहुंच सके। उस हथौड़े की चोट से सूजन को ज्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ, और अभी भी सूजन ने उसे पकड़ा हुआ था ताकि हमलावर उस पर वार ना कर सके। सूजन उस पर जोर जोर से चिल्ला रही थी और उससे पूछ रही थी, कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? यह सब सूजन ने इसलिए पूछा क्योंकि वो आदमी बिना इजाजत के किसी और के घर में था, यानी सूजन के, और ऐसा सिर्फ चोर ही करते हैं। सूजन ने तो यह तक भी कह दिया था कि तुम्हें जो चीज चाहिए वो तुम ले जाओ, लेकिन उस आदमी ने कुछ नहीं बोला, अभी भी वो शांत था। तो फिर सूजन ने उसे अच्छे से दबोचा और दीवार के साथ गले से पकड़कर और पुश किया। फिर उस आदमी ने सिर्फ 2 शब्द बोले, और वो 2 शब्द थे, यू आर स्ट्रॉन्ग, तुम बहुत ताकतवर हो। जब सूजन के कानों में ये 2 शब्द पड़े तो उसकी बॉडी में और भी एड्रेनलिन रश हुआ, और सूजन को अब ये भी पता चल चुका था कि ये आदमी इस घर में चोरी करने बिल्कुल भी नहीं आया था, बल्कि उसे मारने आया है। लेकिन सूजन ने सोच लिया था कि नहीं, मुझे जीना है। और जब सूजन उसे दीवार की ओर धकेल रही थी तो उसने जैसे तैसे करके उस आदमी का हथौड़ा उससे छीन लिया, और उस हथौड़े से उसने उस आदमी के सर पर 3 बार वार किया, और तीसरे वार के बाद उस आदमी ने हथौड़े को वापस अपने हाथों में लेने की कोशिश की। लेकिन फिर सूजन ने उसका गला घोटना शुरू कर दिया, मतलब सूजन ने उसके गले को कसकर पकड़ लिया, जिससे वो हथौड़े को छोड़ अपनी जान बचाने लगा। जब सूजन ने उसे पकड़ रखा था तभी सूजन ने रियलाइज किया कि उसने तो बस उस आदमी को अपने डिफेंस के लिए पकड़ रखा है, उसे जल्द ही कुछ करना होगा। तो सूजन ने अपने दूसरे हाथ से भी उसके गले को पकड़ लिया, जिससे उसकी पकड़ और भी मजबूत हो गई, और कस कर पकड़े होने के कारण उस आदमी की विंड पाइप दब रही थी, यानी सांस लेने की नली वो दब रही थी। सूजन उस पर जोर से चिल्लाई कि अभी भी वक्त है, और बोली, मैं एम्बुलेंस को कॉल करके यहाँ बुला लूंगी अगर तुम ये बता देते हो कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा है, और तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मेरे सवाल का जवाब जल्द से जल्द दो। तो उस आदमी ने सूजन की ओर देखा और जोर से घुर्राया, यानी वो आदमी अभी भी माना नहीं था। जिसके बाद सूजन ने अपनी पकड़ और भी मजबूत कर ली, जब तक कि उसका चेहरा नीला नहीं पड़ गया। और तब सूजन को यह पता चल गया था कि अगर उसने उस आदमी को इसी तरह पकड़े रखा तो वो उसकी सांसें छीन लेगी, मतलब वो उसे मार डालेगी। लेकिन सूजन उसे मारना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, तो उसने उस आदमी को नीचे जमीन पर पटक दिया। जिसके बाद सूजन पीछे मुड़ी और घर के सामने वाले दरवाजे की ओर भागी कि तभी उस आदमी ने जंप लगाई और सूजन के पैर पकड़ लिए और उसे नीचे गिरा दिया। और जब वो नीचे गिरी तो वो अपने पेट के बल घूमी और फटाफट सीधी हो गई कि तभी वो आदमी उसके ऊपर हथौड़ा लेकर खड़ा हो गया। तो सूजन जितना जल्दी हो सके अपना बचाव करना चाहती थी, तो सूजन ने अपनी पूरी ताकत के साथ उस आदमी की टांग के अंदर वाले हिस्से को काट लिया। उसने इतनी जोर से काटा कि उसकी पैंट भी वहां से फट गई और साथ ही उसके मुंह में उसका मांस का टुकड़ा भी आ गया था। सूजन के काटने की वजह से वो आदमी दर्द से चिल्ला उठा, जिससे वो सूजन पर हमला नहीं कर पाया और वो पीछे की ओर हटने लगा। लेकिन सूजन ने अभी तक भी
काटना बंद नहीं किया था। फिर सूजन एक ज़ोंबी की तरह अपने घुटनों के बल खड़ी हुई और उसके पेट को भी काट लिया, मानो जैसे ज़ोंबी वायरस उसके अंदर आ गया हो। फिर से उस आदमी के मांस का टुकड़ा अब सूजन के मुंह में था और इस पॉइंट पर सूजन ने अब उसे पकड़कर नीचे गिरा दिया, लेकिन सूजन भी उसके साथ नीचे गिर गई, जिससे हमलावर सूजन के ऊपर गिर गया, जिससे सूजन उसके नीचे दब गई। हमलावर फिर से हथौड़ा उठाकर सूजन को मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब सूजन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था। उसने कहा, रुक जा तेरी माँ की चादर। इतना भयंकर गुस्सा कि उसने हमलावर के गले को पकड़ लिया। हमलावर सूजन के चंगुल से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन सूजन ने सोच लिया था कि ये आदमी ना तो बात करना चाहता है और ना ही ये बताना चाहता है कि आखिर उसे चाहिए क्या और ये क्यों मेरी जान के पीछे पड़ा है। लेकिन मुझे इतना समझ आ गया कि ये आदमी मुझे मारना चाहता है। इससे पहले कि ये कुछ करे, मैं ही इसे मार देती हूँ। और अब इस बार सूजन ने उसका गला उसे मारने के लिए दबोचा। उसने ठान ली थी कि अब वो इसे खत्म कर देगी। और फिर कुछ समय बाद उसके ऊपर पड़े आदमी ने हिलना डुलना बंद कर दिया था, यानी अब उसने सूजन से बचने की कोशिश छोड़ दी थी और सूजन समझ चुकी थी कि अब इस भाई साहब की विकेट गिर चुकी है, यानी वह मर चुका है। सूजन फिर आराम से खड़ी हुई और उसने नीचे पड़े हुए उस आदमी की तरफ देखा, उसे दोबारा चेक किया कि वो मरा है या नहीं। फिर सूजन ने उसका पड़ा हुआ वो हथौड़ा उठाया और आराम से बिना हड़बड़ी किए और ना ही कोई चेहरे पर घबराहट लिए बड़े ही आराम से घर के दरवाजे को खोल बाहर चली गई, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाहर पहुंचने के बाद वो अपनी पड़ोसियों का दरवाजा खटखटाती है। पड़ोसी बाहर आए, उसे देख हैरान। उन्होंने देखा और पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है, क्योंकि सूजन के कपड़े तहस नहस हो चुके थे, चेहरे पर खरोचों और चोटों के निशान थे और हाथ में वही हथौड़ा पकड़ा हुआ था जो कुछ वक्त पहले उसकी जान लेने वाला था। लेकिन सूजन रिलैक्स थी, मानो जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, वो बिल्कुल ठीक हो। उसके बाद पड़ोसिया ने सूजन से पूछा कि तुम्हें क्या हुआ है और तुम्हारे हाथ में यह हथौड़ा किस लिए है। तो सूजन उन्हें बताती है कि मेरे घर में घुसपैठिया घुस आया था, वो मुझे मारना चाहता था पर मैंने ही उसे टपका डाला और अब मुझे पुलिस को कॉल करना है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तो उसके पड़ोसियों ने कहा ठीक है, आ जाओ अंदर। फिर सुजान कहती है मुझे एक पानी का गिलास चाहिए। वो पानी का गिलास पीते हुए पुलिस से बात करने लगी और बड़े ही आराम से उन्हें सब कुछ बताया। कुछ ही समय में वहाँ पुलिस और पैरामेडिक की टीम आ पहुंची और उन्होंने कंफर्म किया कि हमलावर मर गया है और जो हमलावर उसे मारने आया था, इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि उसका नाम एड हाफी था और वो 59 सालों का था, जो कि आम नागरिक तो बिल्कुल नहीं था बल्कि वियतनाम वॉर का सिपाही रह चुका था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह भी पता चला कि वो काफी क्राइम कर चुका था, लेकिन इस बार सूजन के साथ उसका मुकाबला था और एक लड़की ने उसे ऐसा धोया कि उसकी आत्मा भी रो पड़ेगी। पुलिस को सूजन के घर में एड हाफी का एक बैग मिला जिसमें कि एक डायरी थी जिस पर शायरियां नहीं बल्कि मर्डर करने की प्लानिंग थी कि सूजन को मारने के बाद क्या करना है, उसे किसको कॉल करना है या बताना है कि सूजन मर चुकी है। उस डायरी में एक इंस्ट्रक्शन ये भी लिखी हुई थी, कॉल माइक, और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि सूजन का ही पति था। सूजन के पति ने सूजन को मरवाने के लिए हमलावर को $50,000 दिए थे और इस हादसे के एक दिन पहले माइक ने उस आदमी को घर बुला लिया था और उसे सब कुछ बता दिया कि उसे कब कब क्या करना है। और उसके बाद माइक ने एक नोट सूजन के लिए छोड़ दिया था जिसमें लिखा था कि कुछ दिन बाद मिलते हैं। और जब पुलिस ने माइक को गिरफ्तार किया तो माइक ने सभी इल्जामों को सिरे से नकार दिया और बाद में जाकर उसने सारे गुनाह कबूल कर लिए, जिसके बाद उसे अपनी पत्नी को जान से मारने के लिए 7 साल की सजा हुई। लेकिन माइक ने कभी ये नहीं बताया कि वो सूजन को क्यों मरवाना चाहता था, मगर वो कंगाल हो जाता अगर वो अपनी पत्नी को तलाक दे देता तो। और अगर सूजन किसी कारण से मर जाती है तो सूजन का घर माइक का हो जाता। पर जैसे ही माइक को सजा हुई तो सूजन ने तुरंत माइक पर केस ठोक दिया, वो भी पूरे $10 लाख का, क्योंकि सूजन सुनिश्चित करना चाहती थी कि वो कंगाल ही मरे, उसके पास कुछ ना बचे और वो दोबारा ऐसी हरकत करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करे। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? फीमेल्स को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अगर वो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए थोड़ी सी भी ट्रेनिंग ले ले तो वो मर्दों के परखच्चे भी उड़ा सकती हैं। कुछ लोग इस कहानी को ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं समझेंगे, लेकिन मैंने ये इसलिए बताई ताकि आज के जमाने की लड़कियां भी ये समझ सकें कि तुम भी किसी से कम नहीं हो। अपनी सेल्फ डिफेंस करना खुद सीखो, आत्मनिर्भर बनो। ओवर एंड आउट।